हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे अर्पण बीए हिंदी क्लासेस चैनल पर। ये आपका प्रीवियस पेपर है जो 4th सेमेस्टर है हिंदी का, हिंदी अनुवाद। उसके ये पेपर मैंने लिया है आप लोगों को बताने के लिए कि आप लोगों का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो किस तरह से आता है। चलिए देख लेते हैं आपका पेपर कैसा आया था पिछली बार। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि ये जो पेपर होता है ये 3 खंडों में होता है। जो पहला खंड है वो है आपका अति लघु, दूसरा खंड होता है लघु और तीसरा होता है आपका विस्तृत। तो अति लघु में आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पांचों ही आपको करने होते हैं। इसमें एक क्वेश्चन के लिए 3 अंक होते हैं। तो देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन कौन सा था अति लघु में। पहला क्वेश्चन है आपका अति लघु में, अनुवाद का अर्थ स्पष्ट कीजिए। दूसरा है आपका लिप्यांतरण किसे कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है विधि अनुवाद किसे कहते हैं। चौथा है सांकेतिक प्रणाली से क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए। और पांचवा क्वेश्चन है पारिभाषिक शब्द का अर्थ बताइए। ये आपके हो गए अति लघु। दूसरा खंड है आपका लघु उत्तरी। तो इसमें आपके 3 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं और ये 15 नंबर का एक क्वेश्चन, मतलब 7.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। 15 नंबर के आपके ये 2 क्वेश्चन हो जाते हैं। इसके क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कौन से आए थे। तो इसमें है अनुवाद का महत्व अपने शब्दों में लिखिए, छठा क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन है बैंकिंग अनुवाद से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। 8वां क्वेश्चन है थिएटर के उपयोग पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। अगला जो आपका तीसरा खंड है वो है विस्तृत उत्तर का। तो इसमें भी 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे तो 5 क्वेश्चन होते हैं पर आपको 3 करने होते हैं और एक क्वेश्चन का 15 अंक का एक क्वेश्चन होता है आप लोगों का। तो इसके भी क्वेश्चन देख लेते हैं। अनुवाद का अर्थ स्पष्ट करते हुए रोजगार के क्षेत्र में अनुवाद की संभावनाओं का सविस्तार वर्णन कीजिए। अगला है इसमें 10वां क्वेश्चन है बहुभाषिक समाज में अनुवाद विषय पर सारगर्भित निबंध लिखिए। अगला है 11वां क्वेश्चन अनुवाद का पुनर्निरीक्षण से आप क्या समझते हैं, सविस्तार अपने विचार लिखिए। 12वां क्वेश्चन है अनुवाद सैद्धांतिक से आप क्या समझते हैं, सविस्तार वर्णन कीजिए। 13वां क्वेश्चन है आपका अंग्रेजी हिंदी अनुवाद की विभिन्न समस्याएं कौन कौन सी हैं, वर्णन कीजिए। तो ये आपका जो पिछली बार पेपर आया था उसके कुछ क्वेश्चन हैं। अब हम ले लेते हैं आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनके आंसर मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इस पेपर में जो आपके अति लघु क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर मैंने यहाँ लिखे हैं, आप देख लीजिए एक बार। जैसे है परिभाषिक शब्द का अर्थ क्या है। तो इसमें आप परिभाषिक शब्द में ये लिख सकते हैं कि परिभाषिक शब्द वे शब्द होते हैं जिनकी एक निश्चित परिभाषा होती है या जिनका कोई अर्थ होता है। इस तरह से आप कह सकते हैं, उन्हें हम पारिभाषिक शब्द कहते हैं। और आप लिख लें कि पारिभाषिक शब्द का तात्पर्य उस शब्द से है जो किसी क्षेत्र विशेष में एक निश्चित और परिसीमित अर्थ को बताता है
और जिसकी परिभाषा या व्याख्या की जा सकती है, वो पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं। ये भी लिख सकते हैं। अगला मैंने आपके यहाँ 3 तरह से आपको ये लिखकर बता रही हूँ कि पारिभाषिक शब्द वे शब्द होते हैं जिनकी अपनी एक निश्चित परिभाषा होती है या जिनको अर्थ की सीमा में बांध दिया जाता है। अगला ये है कि पारिभाषिक शब्दावली का तात्पर्य उस शब्द से है जिसका प्रयोग सभी केंद्रीय या राज्य मंत्रालय, सरकारी कार्यालय, सरकारी उपक्रमों में किया जाता है, या फिर आप कह सकते हैं कि वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग या राजभाषा आयोग द्वारा प्रशासन में होने वाले शब्द पारिभाषिक शब्दावली के अंतर्गत आते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप ले लीजिए कि आपने जो बैंक के कार्य होते हैं उसमें मुद्रा ले लीजिए, तो मुद्रा किस चीज़ के लिए एक तरह से उसको एक सीमा बांध दी गई कि मुद्रा क्या है। आप पैसे के उसमें मुद्रा को कह सकते हैं। अगर मुद्रा बैंक में मुद्रा के लिए कहा गया कि मुद्रा, तो आप लोग समझ जाएंगे कि हाँ पैसे के लिए कहा जा रहा है, तो उसकी एक सीमा है कि उसका एक अर्थ निश्चित है। तो इस तरह से ये शब्द जो हैं पारिभाषिक शब्द, उनका एक निश्चित अर्थ होता है। उन्हीं शब्दों को हम पारिभाषिक शब्द कहते हैं। और पारिभाषिक शब्द और पारिभाषिक शब्दावली बात एक ही है। अगला क्वेश्चन है आपका, लिप्यांतरण किसे कहते हैं। तो लिप्यांतरण शब्द अंग्रेजी के ट्रांसक्रिप्शन का ही हिंदी अनुवाद है और लिप्यांतरण का अर्थ होता है बिना भाषा परिवर्तन किए एक लिपि में लिखे गए शब्द या पाठ को दूसरी लिपि में परिवर्तित कर देना ही लिप्यांतरण कहलाता है। आम भाषा में हम इस तरह से कह सकते हैं कि जैसे आप लोग मैसेज करते हो, अब हिंदी में मैसेज करते हो तो वो आता है वो लिखा हुआ इंग्लिश में, पर वो होता है हिंदी में। जैसे कहने का मतलब ये है कि जैसे भाषा का परिवर्तन ना होके एक लिपि का दूसरी लिपि में परिवर्तन होना लिप्यांतरण कहलाता है। लिपि का मतलब होता है कि अक्षर। जैसे आप लोग आजकल अपने फ़ोन से मैसेज वगैरह करते हैं तो उसमें आप हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में जो बोलते हैं वो अंग्रेजी के वर्डों में लिखा हुआ होता है, पर वो जो उसकी भाषा है वो हिंदी है। तो एक लिपि का दूसरी लिपि में परिवर्तन होना लिप्यांतरण कहलाता है। जैसे आपने लिखा कि आप अपनी पुस्तक मुझे दे दीजिए, आपने हिंदी में बोला, पर जो वो लिखा हुआ आएगा, जो उसके वर्ड होंगे वो इंग्लिश में लिखे होंगे, तो ये एक लिपि का दूसरी लिपि में परिवर्तन ही लिप्यांतरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, विधि अनुवाद। विधि मतलब कानून। कानून या विधि से संबंधित एक भाषा का दूसरी भाषा में अनुवाद विधि अनुवाद कहलाता है। विधि अनुवाद में अनुवाद के प्रत्येक शब्द का अपना विशेष महत्व होता है। इसमें भावार्थ को महत्व नहीं होता, इसमें शब्दार्थ महत्वपूर्ण होता है। विधि अनुवाद में प्रत्येक शब्द का अपना अर्थ स्पष्ट होता है। इसमें एक शब्द एक ही अर्थ में अपेक्षित होता है। इस अनुवाद की भाषा पूरी तरह तकनीकी होती है। विधि अनुवाद में अदालत के मुकदमों, संशोधित अधिनियम, विभिन्न आवेदन पत्र, नियम अधिनियम, कानून संहिता आदि विधि या कानूनी अनुवाद के प्रमुख भाग हैं। यहाँ कहने का अर्थ ये है कि विधि या कानूनी जो अनुवाद है वो मतलब कानून की एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करना कानून अनुवाद कहलाता है। इसमें कानूनी अनुवाद के अंतर्गत मतलब शब्द जो है उसका जो अर्थ पहली भाषा में था वो ही अर्थ उसकी दूसरी भाषा में भी होना चाहिए, और इसमें तकनीकी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन था आपका, इसमें अनुवाद का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो अनुवाद का अर्थ है इसमें
जहाँ आप आम भाषा में भी समझ सकते हैं कि बोलचाल की भाषा में, कि एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करना या बदल देना। तो इसमें आप थोड़ा सा इस तरह से लिख सकते हैं कि अनुवाद दो शब्दों से मिलकर बना है, अनु प्लस वाद। तो अनु का अर्थ है यहाँ पीछे या बाद में, और वाद का अर्थ है यहाँ बोलना या कथन। तो अनुवाद बराबर अनु प्लस वद प्लस इण धातु, मतलब इसमें जो इणय धातु है ये संस्कृत का है, वद धातु में इणय प्रत्यय लगने पर। तो इसमें यहाँ आप कह सकते हैं कि कही गई बात को फिर से कहना, या फिर ये भी लिख सकते हैं कि एक भाषा में कही गई बात को दूसरी भाषा में कहना। ये आम भाषा में हो गया। अब इसका जो शाब्दिक अर्थ है तो वो आप इस तरह से लिखेंगे कि एक भाषा में व्यक्त किए गए भावों और विचारों को दूसरी भाषा में प्रस्तुत करने की प्रतिक्रिया को अनुवाद कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन था आपका सांकेतिक प्रणाली। सांकेतिक प्रणाली, आप संकेत का मतलब समझते हैं ना कि इशारा करना, किसी चीज़ से इशारे से बात करना। तो यहाँ वही है कि अपनी बात को दूसरे तक पहुँचाना या कहना इशारों के द्वारा, या किसी हाथ के संकेत के द्वारा, हाथ के इशारे के द्वारा कह सकते हो, या अपने चेहरे के हाव भाव के द्वारा कह सकते हो, या आँखों के इशारे से कह सकते हो। तो यही है कि अपने किसी संकेत के द्वारा अपने विचारों और भावों को दूसरे तक पहुंचाना। तो इसमें सांकेतिक प्रणाली के अंतर्गत ये आता है। तो इसमें जो मुखबाधित व्यक्ति होते हैं या बच्चे होते हैं जो सुन नहीं सकते या बोल नहीं सकते, उनके लिए इस भाषा का प्रयोग किया जाता है कि वो अपनी बात को दूसरों को इशारे से बताते हैं और वो दूसरा उस बात को समझ जाता है। तो इसके अंतर्गत यही चीज़ें आती हैं। तो सांकेतिक भाषा वह भाषा है जिसमें हम अपनी बातों को संकेत या इशारों और अपने चेहरे के हाव भाव के माध्यम से व्यक्त करते हैं और दूसरा व्यक्ति उसे देखकर समझता है। यह भी सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आता है। इसमें किसी चीज़ को ध्यान आकर्षित करके उन चीज़ों को सामने वाले को इस प्रकार प्रदर्शित करना है कि वह चीज़ों के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सके। सांकेतिक भाषा का उपयोग मुखबाधित बच्चों के लिए होता है, इसलिए सांकेतिक भाषा इनके लिए बनाई गई है जिससे वे इन चीज़ों को आसानी से समझ सकें और दूसरों को समझा सकें। सांकेतिक प्रणाली के जो प्रकार हैं वो छह प्रकार की होती है। एक प्राकृतिक, एक मौखिक, और एक कार्यात्मक, और एक परंपरागत, और पांचवी है प्रतिष्ठात्मक, और छठी है रिकॉर्डिंग प्रणाली। तो ये इसके वो हो गए। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट कर बताएं कि आपको अगली जो वीडियो है वो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए।